मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी, लेकिन 21 साल की उम्र में ही विधवा हो गई। मैं एक बड़े बंगले में अकेली रहती थी। एक दिन अचानक एक नौकर मेरे घर आया। उसकी नीयत जानने के लिए मैंने जानबूझकर ऐसे कपड़े पहने जो कि एक शरीफ औरत नहीं पहनती है। उसके बाद रात को मेरा नौकर मेरे कमरे में आया और मेरी चादर उठाकर मेरे साथ मैं 5 भाइयों की इकलौती सबसे छोटी बहन थी। सबकी लाडली थी, पैसे वाले घर की थी। मेरा पालन पोषण बहुत नाज़ों से हुआ था। मेरे पापा जितने पैसे वाले थे, उससे कहीं ज़्यादा मैं खूबसूरत थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, किसी मर्द की नज़र अगर मुझ पर पड़ती तो हटती नहीं थी। देखने वाले मुझे देखते ही रह जाते थे। मेरी खूबसूरती की वजह से मेरे मम्मी पापा को मेरी चिंता होने लगी। वे लोग नहीं चाहते थे कि मेरी इस खूबसूरती की वजह से मेरे साथ कुछ गलत हो जाए। मेरे पाँचों भाई मुझसे बड़े थे, लेकिन मेरे पापा ने सबसे पहले मेरी ही शादी कर दिया। शादी के समय मैं सिर्फ़ 18 साल की थी। मेरी मम्मी ने अपनी सहेली के बेटे वियान से मेरी शादी कर दिया। वे लोग हैसियत में हमारे बराबर थे। वियान एक बहुत खूबसूरत लड़का था। हमारी जोड़ी बहुत अच्छी थी। जब हम साथ खड़े होते थे, लोग तारीफ़ ज़रूर करते थे। वियान अपने मम्मी पापा के इकलौते बेटे थे। वह मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं भी उन्हें दिलो जान की तरह मोहब्बत करती थी। वियान से शादी के बाद हम लोग हनीमून के लिए सिंगापुर गए। वहाँ हमने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताया। मलेशिया से आने के बाद वियान ने मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया। उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बंगला गिफ्ट किया। वह बंगला इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि मैं उसी बंगले में रहना चाहती थी। जब मैंने वियान से कहा कि मुझे अपने बंगले में रहना है, तो वियान ने तुरंत अपने घर में मम्मी पापा से बात किया। किसी को कोई ऐतराज़ नहीं था, इसलिए मैं और वियान अपने नए बंगले में रहने लगे। मेरी सास मुझ पर बच्चा पैदा करने के लिए दबाव बनाती थी। यह बात मैंने वियान को भी बताई, तो वियान ने कहा, तुम उनकी बात पर ध्यान मत दो। मैं और वियान भी बच्चा ना होने से परेशान से थे। हम भी अपना एक प्यारा बच्चा चाहते थे, लेकिन हमारी सारी कोशिशें नाकाम थीं। हमने काफ़ी दवा इलाज भी करवाया, लेकिन शादी के 3 साल बाद भी मैं बांझ थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे कि मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मुझे खबर मिली कि वियान का एक्सीडेंट हो गया है। वह अस्पताल में भर्ती हैं। मैं तुरंत अस्पताल पहुंच गई। काफ़ी गहरी चोटें थीं। वियान आईसीयू में अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे थे, और तीसरे दिन ऐसी खबर आ गई जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वियान हम सबको छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। हम सब बिल्कुल टूट गए थे। मैं भरी जवानी में विधवा हो गई थी। वियान के मम्मी पापा का भी बुरा हाल था, क्योंकि वियान इकलौते लड़के थे। मेरी सास मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मैंने उसे ख़ानदान का वारिस नहीं दिया था। वियान की मौत के बाद मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मैं अपने मम्मी पापा के पास रहने
चली गई। लेकिन कुछ ही दिनों में सबका व्यवहार बदल गया था। मम्मी पापा, भैया भाभी सब मेरी दूसरी शादी करके मुझे इस घर से भगाना चाहते थे। वे लोग मेरे सामने तो मेरे हमदर्द बने रहते थे और पीठ पीछे मेरी सबसे बुराई करते थे। मैंने लाख मना किया कि मुझे शादी नहीं करना है, मैं वियान की यादों के सहारे जी लूँगी, लेकिन कोई मेरी सुनने वाला नहीं था। मैं सबसे तंग आ चुकी थी, क्योंकि इतने पैसे वाले होने के बाद भी मेरे पापा को मैं बोझ लगने लगी थी। मैंने अपने मन में विचार बनाया और वहाँ से वापस आ गई अपने बंगले में रहने के लिए। जब मेरे ससुर को पता चला कि मैं वापस अपने बंगले में रहने आ गई हूँ, तो वह हर महीने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने लगे, जिससे मुझे कोई परेशानी ना हो। मेरे बंगले में बहुत सारे नौकर नौकरानियाँ काम किया करते थे, लेकिन वियान के मरने के बाद धीरे धीरे एक एक करके मेरे सारे नौकर घर से जा चुके थे। जब मैं वापस अपने बंगले में आई थी तो सिर्फ़ मेरी एक नौकरानी बची थी। घर में ज़्यादा काम ना होने की वजह से मैंने और नौकर दोबारा नहीं रखे थे, क्योंकि पूरे बंगले में सिर्फ़ मैं और मेरी नौकरानी रहती थी। एक बार मेरी नौकरानी ने कहा, मेम साहब मैं गांव जा रही हूँ, इसलिए मुझे 2 महीने की छुट्टी चाहिए। उसकी बात सुनकर तो मेरा दिमाग हिल गया। वह मेरी विश्वसनीय नौकरानी थी, काफ़ी समय से लगातार मेरे घर पर काम कर रही थी। घर का काम करने की मेरी आदत नहीं थी, क्योंकि मैं शुरू से ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जीती आ रही हूँ। बचपन से ही नौकर चाकर मेरे आगे पीछे लगे रहते थे। उसके जाने की खबर से मैं परेशान हो गई थी। इतनी जल्दी कोई भी नौकरानी नहीं मिलती है, और अगर मिली भी तो रोज़ छुट्टी करेगी, तब मैं क्या करूँगी। और हर किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे जाने के बाद घर का काम कौन करेगा। मेरी नौकरानी ने कहा, मेम साहब अगर आपके पास कोई नौकरानी है तो बताओ, नहीं तो मैं गांव पहुंचकर अपने भाई को भेज दूंगी, वह आपके सारे काम सही समय पर कर दिया करेगा। मैंने कहा, मैं किसी नौकरानी को नहीं जानती, तू अपने भाई को बुला ले, जब वह काम समझ जाएगा तब तू गांव चली जाना। मेरी नौकरानी सहमत हो गई। अगले दिन उसने अपने भाई को गांव से बुला लिया। मेरी नौकरानी के पास एक 20 साल का लंबा चौड़ा खूबसूरत लड़का बैठा था। मैंने नौकरानी से पूछा कि यह लड़का कौन है, तो वह बोली, मेम साहब यही तो मेरा भाई राजू है। मैंने तो सोचा था कि उसका भाई 12-14 साल का लड़का होगा, लेकिन यह तो पूरा नौजवान था। मेरे मुंह से और कुछ नहीं निकला, सिर्फ इतना ही कहा कि इसे अच्छे से घर के सारे काम समझा देना। नौकरानी ने कहा, मेम साहब अब मेरा भाई आ गया है ना, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह एक ईमानदार लड़का है, मुझसे भी अच्छा काम करेगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगा, इसलिए आप बेफ़िक्र रहिए। मैं
अपनी नौकरानी को कह भी नहीं सकती थी कि मैं एक जवान लड़के को घर में काम करने के लिए नहीं रखूँगी, वरना वह क्या सोचती मेरे बारे में। शायद वह मुझे ही गलत समझने लगती कि मेरा ही मेरी जवानी पर नियंत्रण नहीं है। राजू दिमागदार लड़का था। वह 2 दिन में ही घर का सारा काम अच्छे से सीख गया। 4-5 दिन बाद मेरी नौकरानी अपने गांव चली गई। अब पूरे बंगले में अकेले सिर्फ मैं और राजू रहते थे। मेरे मन में उसके लिए खतरनाक ख्याल आते थे। कहीं वह धोखेबाज नौकर तो नहीं है, कहीं यहाँ काम करने के पीछे कुछ और तो करने नहीं आया है। वह तभी कोई गलती नहीं करता था जिससे कि मैं उसे डांट सकूं। एक दिन मेरी एक सहेली मुझसे मिलने मेरे बंगले में आई। उसे पता चला कि मेरा पति मर गया है और मैं विधवा हो गई हूँ। सारे ज़माने ने मुझे तन्हा छोड़ दिया था। जब वह मेरे घर आई तो मेरे घर का काम देखकर बहुत खुश हो गई। वह बोली, यार तेरे घर की नौकरानी कौन है, कितना अच्छा काम किया है। उसने नाश्ता किया। नाश्ता भी बहुत स्वादिष्ट था। मैंने उसे राजू के बारे में बताया तो वह बोली कि इतना अच्छा नौकर जल्दी नहीं मिलता है। मैंने उससे कहा कि राजू का काम तो अच्छा है, लेकिन उसकी नीयत कैसी है क्या पता, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वह धोखेबाज भी हो सकता है। वह है तो आखिर एक मर्द ही। मुझे उसके साथ अकेले रहने में एक भय सा लगा रहता है। मेरी नौकरानी का फ़ोन भी आया था कि उसका रिश्ता पक्का हो गया है। अगले महीने उसकी शादी है। अब वह काम नहीं करेगी, उसकी जगह उसका भाई ही काम करेगा। मेरी सहेली ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुम उसका टेस्ट ले सकती हो, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा राजू भरोसे के लायक है या नहीं। अगर फेल हो गया तो उसे निकाल देना, और अगर पास हो गया तो रखे रहना। मुझे उसकी बात सही लगी। मेरी सहेली चली गई। अगले दिन मैंने एक पर्स में बहुत सारे पैसे रखे और रसोई में रखकर घर से बाहर चली गई। जब मैं रात को लौटी तो वह पर्स मेरे कमरे में मेरे बेड पर रखा था। मैं आश्चर्य में थी कि इतने सारे पैसे लेकर राजू भाग भी सकता था, लेकिन फिर सोचा शायद उसे नहीं पता हो कि पर्स में पैसे हैं, उसने ना देखा हो। मैं उसे सही से जज नहीं कर पाई थी। अगले दिन मैंने उसके कमरे के बाहर बहुत सारे पैसे खुले ही डाल दिया, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में गई, मेरा दरवाज़ा बंद करते ही खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने राजू खड़ा था। उसके हाथ में 4-5 लाख रुपए थे। उसने कहा, मैडम ये पैसे मेरे कमरे के बाहर शायद आपसे गलती से गिर गए हैं। उसने वह पैसे मेरे हाथ में थमा दिए। इतने पैसे देखकर तो किसी का भी ईमान डोल जाता। मुझे यकीन हो गया कि उसकी नीयत पैसों पर ख़राब नहीं है। एक टेस्ट तो उसने पास कर लिया था, लेकिन मैंने सोचा कि कहीं उसका निशाना मैं तो नहीं हूँ। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ। मुझे देखकर तो अच्छे अच्छे मर्दों की नीयत
डोल जाती है। यह भी तो मर्द जात है। मैं इसके साथ इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ। कहीं वह मेरी इज्जत से खिलवाड़ करने तो नहीं आया है कि मैं किसी को मुँह दिखाने लायक भी ना रहूं। अब मुझे उसके चरित्र का इम्तिहान लेना था। अगले दिन सुबह जब वह मेरे कमरे में चाय देने आया तो मैं विधवा होने के बावजूद एक नए रूप में थी। शीशे के सामने खुद को देख रही थी। खूबसूरती के साथ जवानी मिलकर कहर ढा रही थी। मैंने लाल साड़ी बॉलीवुड स्टाइल में डीप नेक ब्लाउज के साथ कैरी करके बहुत अच्छा मेकअप किया था। राजू मेरे कमरे में चाय रखकर तुरंत चला गया। वह एक सेकंड भी नहीं रुका। मैंने सोचा कि शायद सुबह सुबह काम की वजह से उसने मुझे गौर से नहीं देखा। अब मुझे दूसरा पासा फेंकना था। मैं किसी भी तरह आश्वस्त हो जाना चाहती थी कि राजू की नीयत कभी नहीं डोलेगी। मैं सोच रही थी कि क्या करूं, तभी मेरे दिमाग में एक और प्लान आया। आज रात को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में गई, नहाया और ब्लैक कलर का डीप नेक स्लीवलेस शॉर्ट गाउन पहना। बालों को कर्ल किया, मेकअप और परफ्यूम लगाकर तैयार हो गई। मैंने खुद को शीशे में देखा, बिल्कुल क़यामत लग रही थी। उसके बाद मैंने राजू को आवाज़ दिया। राजू मेरे कमरे में आया। मैंने उससे कहा कि मुझे अपने बेड की चादर बदलने में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। राजू ने सिर्फ़ एक नज़र मुझे देखा और मेरे बेड पर बिछी चादर को उठाकर मेरे जिस्म में डाल दिया, जिससे कि मेरा जिस्म पूरा ढक गया। वह बोला, मैडम आप मेरे सामने ऐसे मत आया करिए, क्योंकि मैं अपने ईमान का पक्का हूँ, लेकिन जवानी के जोश में मैं आपकी खूबसूरती के साथ खिलवाड़ कर दिया तो मैं पूरी ज़िंदगी खुद से नज़र नहीं मिला पाऊँगा, अपनी ही नज़रों में गिर जाऊँगा। आज मैं राजू के सामने खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। मैं खुद ही उसके सामने खुद को परोस रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। राजू एक ईमानदार लड़का था, लेकिन मैं जिस तरह से उसे बहका रही थी, वह चाहता तो मेरे साथ खेल कर चला जाता और मैं कुछ नहीं कर पाती। उसकी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया था। मैं उसे हमेशा के लिए अपने घर पर काम में रखना चाहती थी, क्योंकि वह एक अच्छा लड़का था। लेकिन उसकी बातों से मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। वह बोल रहा था कि मैडम अब मैं ज़्यादा दिन यहाँ काम नहीं कर सकता हूँ, आप एक नए नौकर को ढूँढ लो, तब तक मैं काम कर रहा हूँ। मैंने उससे माफ़ी मांगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसी हरकतें नहीं करूँगी। उसने मुझसे कहा, मैडम आपने कुछ गलत नहीं किया। हर औरत ऐसे मर्दों के बीच रहना चाहती है जहां वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सके, लेकिन एक अकेली औरत के घर में काम नहीं करना चाहता। मैंने अपने शक की वजह से एक अच्छे और ईमानदार नौकर को खो दिया था। मैंने नई नौकरानी तो
ढूंढ लिया, लेकिन राजू के जाने का मुझे ज़िंदगी भर अफ़सोस रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।